हेलो, नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 देखते हैं। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आज अपन पढ़ेंगे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना। स्ट्रक्चर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो सबको याद, ये तो अभी तक याद हो गया होगा, बहुत सारी क्लासेस में रिपीट कर चुकी हूँ मैं, है ना। आगे और पढ़ेंगे अपन, उसमें भी मैं यही रिपीट करूंगी क्योंकि इंग्लिश का फाउंडेशन ही यही है। ओके, चलो। अब आज हम देखेंगे कि इन वर्ड्स को अपन जंबल कर सकते हैं क्या, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मतलब नहीं बदलना है, वर्ड्स को अपन को जंबल करना है, स्ट्रक्चर जंबल करना है। उसके अलावा अपन देखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के चेंज होंगे, एक्टिव से पैसिव, है ना, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है? पैसिव से एक्टिव, है ना। जैसे एक्टिव सेंटेंस है उसको पैसिव में चेंज कर दिया और पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में चेंज कर दिया। तो ये जो सेकंड वाला सेंटेंस मैंने बोला ना, पैसिव वॉइस को एक्टिव में चेंज कर देंगे, वो वाला सेंटेंस बोलने की बजाय मैं ये दोनों वर्ड्स बोल दूंगी तो बात एक ही है। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? जो मैंने अभी बोला उसका उल्टा भी करेंगे, है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। नेगेशन वगैरह देखेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, है ना। क्वेश्चन है उनको आंसर फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लाएंगे, और एफर्मेटिव को क्वेश्चंस में, इंटरोगेशन में कैसे करेंगे, वाइस वर्सा भी चल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अपन देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेशन भी देखेंगे। ये सारी चीजें सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में होती हैं। इनके अलावा क्या होता है? रिप्लेस्ड वर्ड्स या फ्रेजेस, है ना। जैसे सिंपल सा है, ईडियम वाली क्लास याद है? किक द बकेट बोला था, बताया था मैंने। किक द बकेट मतलब किसी की डेथ हो जाना, है ना। तो किसी सेंटेंस में किक द बकेट लिखा हुआ है और उसको रिप्लेस करना है अपन को, यूज वन वर्ड फॉर दिस, तो इसकी जगह अपन लिखेंगे डाइड या फिर पास्ड अवे, है ना। तो ये भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट होता है। वोकैबुलरी में आता है वैसे तो, लेकिन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करें। अभी तक सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जितना हो चुका है वो समझ में आया, है ना। आज टेंस चेंज करके देखते हैं। गिवन सेंटेंसेस जो हैं उनका टेंस ये है, जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, ये जो भी मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिख रखे हैं उनका टेंस ये है। दूसरा वाला जो नेम लिखा हुआ है उसमें अपन को इन सेंटेंसेस को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, करके देखें। शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, सिंपल पास्ट से सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में करना है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे। ठीक है ना। वॉक्स का वॉक्ड हो जाएगा। वॉक्स क्यों होगा? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर नाउन प्रोनाउन होता है, तो वर्ब एस और ई एस का फॉर्म लेती है। बेस वर्ब प्लस एस और ई एस। टेंथ की क्लास में मैंने मेंशन किया है, याद है? टेबल में लिखा हुआ था सेकंड कॉलम में, वही चीज चल रही है। दे प्ले बास्केटबॉल इन द पार्क, प्रेजेंट से फ्यूचर। दे विल प्ले बास्केटबॉल इन द पार्क। ठीक है ना। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं। सिर्फ मैंने विल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लगाते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब। और सिंपल फ्यूचर टेंस होगा तो अपन की जो वर्ब होगी वो बेस फॉर्म में रहेगी और हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगी। दे विल प्ले बास्केटबॉल इन द पार्क। ही एट अ बिग लंच। एट क्या होता है? ईट का पास्ट फॉर्म होता है। ईट जो है वर्ब, उसका पास्ट फॉर्म एट होता है, और पास्ट में है तो ही एट अ बिग लंच। प्रेजेंट में क्या करेंगे? ही ईट्स अ बिग लंच। ठीक है ना। ही ईट्स अ बिग लंच। अगेन ही जो है सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है, तो ईट बेस वर्ब प्लस एस और ई एस। ठीक है ना, तो ईट्स हो जाएगा एस और ई एस। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ब प्लूरल हो गई। वर्ब प्लूरल नहीं होती है, वर्ब प्लूरल नहीं हुई है। ठीक है ना। ये वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है जब अपन सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लूरल रखते हैं तो। ठीक है, रिपीट कर रही हूं मैं ताकि याद रहे आपको।
ओके, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, इज और वर्ब के साथ में आईएनजी, आईएनजी होता है तो कॉन्टिन्यूअस है और इज है तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया। इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डालेंगे तो क्या करेंगे, इज का वॉज हो जाएगा, बार्किंग का बार्किंग रह जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आएगा, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा। ठीक है, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, पास्ट करेंगे तो द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। इसके बाद में है फ्यूचर से पास्ट में जाना है, वी विल विजिट द जू नेक्स्ट वीक, वी विजिटेड द जू लास्ट वीक। केयरफुल कि मैंने टाइम वर्ड को भी चेंज किया है, फ्यूचर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला हफ्ता, अगला हफ्ता। ठीक है ना, जो भी नेक्स्ट अभी चल रहा है हफ्ता, उसके बाद वाला जो हफ्ता है उसकी बात हो रही है। लेकिन वो तो फ्यूचर है, आने वाला टाइम है, और अपन को किस में करना है चेंज, इसको पास्ट में करना है। ठीक है, तो पास्ट में आने वाला हफ्ता तो हो नहीं सकता, बीत गया हफ्ता है। चल रहा हफ्ता भी प्रेजेंट का फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे से, लेकिन प्रेजेंट का फॉर्म है, तो बीत गया हफ्ता लिखेंगे। तो पास्ट वीक या लास्ट वीक, दैट वीक, ये सब लिख देंगे अपन, टाइम वर्ड आपका चेंज हो जाएगा। और वी विजिटेड, विजिट प्लस ईडी, सिंपल पास्ट। ठीक है, चलो आई राइट अ स्टोरी फॉर क्लास, पास्ट में करना है, आई रोट अ स्टोरी फॉर क्लास। ठीक है, राइट का पास्ट फॉर्म क्या होता है, रोट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, रिटन। अभी वर्ब की क्लास लूंगी मैं इसके बाद में, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, द सन शोन ब्राइटली येस्टरडे, पास्ट है, प्रेजेंट में करना है, द सन शाइन्स ब्राइटली टुडे। येस्टरडे का टुडे हो गया। ध्यान रखना है टाइम वर्ब वर्ड, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है, येस्टरडे क्या होता है, जो बीत गया कल, तो वो क्या हो गया, पास्ट, आपका भूतकाल है। अपन को प्रेजेंट में करना है, वर्तमान में करना है, तो येस्टरडे का टुडे हो जाएगा, यानी कि आज के दिन की बात हो रही है। इसको फ्यूचर में करते तो क्या होता है, टुमारो हो जाता या नेक्स्ट डे हो जाता, पर किसको ही पता चलेगा कि सन कल कितना चमकने वाला है, पता नहीं, पता भी हो किसी को। ठीक है, चलो जो क्वेश्चन में जो आएगा ना वो लिखना है अपन को ये दिमाग ही नहीं लगाना कि ये क्या काम पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है या नहीं हो सकता। द सन शाइन्स ब्राइटली टुडे, सन जो है सिंगुलर है, सोलर सिस्टम में एक ही सन है, अपन तो एक ही सूरज को जानते हैं, सूर्य देवता तो एक ही है, तो अगर वो एक है तो आपकी जो शाइन, जो आपकी वर्ब है वो ईएस का फॉर्म ले लेगी। ठीक है, द सन शाइन्स। फिर क्या है, शी विल सिंग अ सॉन्ग एट द पार्टी, फ्यूचर से पास्ट में जाना है, तो शी sang a song at the party। sing का पास्ट क्या होगा, sang। ठीक है ना, sang। और will फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अपन सिंपल पास्ट में जा रहे हैं, सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो विल वाली हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, क्योंकि वो तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, चलो बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रहा है, रिविजन हो रहा है। दे आर रीडिंग अ बुक और फन बुक। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे, आर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आती है। ठीक है, रीड प्लस आईएनजी आपका कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म है, इसको पास्ट में डालना है तो आर का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, रीड का रीडिंग रह जाएगा। ठीक है, तो दे वॉज का वर आएगा यहाँ पे, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, दे वर रीडिंग अ फन बुक। ठीक है, दे वर रीडिंग अ फन बुक। ठीक है, दे वर रीडिंग अ फन बुक। फिर क्या है, ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट वीकेंड, पास्ट है तो एक तो आपका टाइम वर्ड चेंज होगा और एक आपका वर्ब का फॉर्म चेंज होगा। फ्यूचर में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब विल, और वर्ब क्या हो जाएगी, बेस फॉर्म में रह जाएगी, ईडी हट जाएगा। ठीक है, दे विल वॉच अ मूवी, ही विल वॉच, सॉरी, ही विल वॉच अ मूवी, और टाइम वर्ड का क्या करें, लास्ट वीकेंड, जो बीत गया हफ्ते का अंत था तब देखी थी उसने पिक्चर। फ्यूचर में क्या करेंगे, कमिंग वीकेंड या नेक्स्ट वीकेंड या दिस वीकेंड लिखूं, दिस या
कमिंग या नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। दिस वीकेंड यानी कि अभी जो वीकेंड है तब देखेंगे, कमिंग वीकेंड जो अगला वीकेंड आएगा उसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीकेंड जो आने वाला अगला वीकेंड है उसमें देखेंगे। कमिंग और नेक्स्ट का सेम मतलब होता है, दिस का मतलब होता है जो वीकेंड आएगा अब नेक्स्ट, अभी जो आने वाला है उसकी बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 सारे कर लिए अपन ने सॉल्व। आंसर्स चेक करें। शी वॉक्ड टू स्कूल येस्टरडे। येस्टरडे क्यों है? एवरीडे है, एवरीडे आएगा, रेस्टरडे नहीं आएगा। टुडे की बात होती तो येस्टरडे होता। अगर ये सेंटेंस टुडे होता, शी वॉक्स टू स्कूल टुडे या शी इज वॉकिंग टू स्कूल टुडे, या फिर टुडे इस वर्ड की जगह टुडे होता तो पास्ट उसका येस्टरडे हो जाता। ठीक है ना, लेकिन एवरीडे है तो एवरीडे एवरीडे ही रहेगा, हमेशा, रोज की बात है। दे विल प्ले बास्केटबॉल इन द पार्क। They will play basketball in the park. He eats a big lunch. He eats a big lunch. The dog was barking loudly. The dog was barking loudly. We visited the zoo last week. We visited the zoo last week. I wrote a story for class. I wrote a story for class. सही चल रहा है? The sun shines brightly today. The sun shines brightly today. She sang a song at the party. She sang a song at the party. They were reading a fun book. They were reading a fun book. He will watch a movie this next या coming weekend. He will watch a movie this coming या next weekend. समझ में आ गया? टाइम वर्ड्स का ध्यान रखना है, वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कौन सी आएगी। टेंसेस चेंज करने के यही ट्रिक्स हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो गई अपनी, सारे टेंसेस को मैंने काउंट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपन को पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में जाना है, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में जाना है। ठीक है, एफर्मेटिव से नेगेटिव। नेगेटिव का क्या फॉर्म होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है नॉट, फिर होता है मेन वर्ब, और फिर लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस का। ये तो याद हो गया है, वेरी गुड। शी लाइक्स आइसक्रीम। शी के साथ में डज नॉट लाइक आइसक्रीम। अब ये मैम ये कहां से आ गया डज? डज का या डू का हिंदी में कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, जबकि डू का मतलब होता है करना, डू योर वर्क, अपना काम करो। तो करो जो वर्ड है वो टेक्निकली डू का ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन जब इन सेंटेंसेस में डू जो है हेल्पिंग वर्ब का रूप लेता है, या डू का सिंगुलर फॉर्म जो है वो डज होता है, यानी कि सिंगल आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ में डू जो है वो ईएस लग जाएगा तो डज हो जाएगा। ठीक है, इस डज का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ये अपन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है यहाँ नॉट के लिए। स्ट्रक्चर में क्या देखा था अपन ने? नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसलिए डू और डज का फॉर्म आ जाएगा। शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम। तो क्योंकि डू जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑलरेडी ईएस का फॉर्म ले चुकी है, तो लाइक जो है जो आपकी मेन वर्ब है वो बेस फॉर्म में आएगी। फिर से रिपीट करूं, किसी भी सेंटेंस में सिर्फ इसी के साथ लागू नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, यही हो सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, दो ही तरीके होते हैं सब्जेक्ट को लिखने के। गुड। हर कंडीशन में आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो एस या ईएस ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो अपनी बेस फॉर्म में रहेगी। अगर ये शी की जगह दे होता, दे डू नॉट लाइक आइसक्रीम हो जाता। दे डू नॉट लाइक, डज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब बेस फॉर्म में आएगी अगर प्लूरल है तो, अगर हेल्पिंग वर्ब लगनी है तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो वर्ब जो है आपकी जो मेन वर्ब है वो एस या ईएस के साथ में एंड होगी। ध्यान से, सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो एस और ईएस से एंड होगी, और अगर मेन वर्ब है तो एस और ईएस से एंड होगी। अगर मेन वर्ब एस और ईएस से एंड हो रही है तो इसका मतलब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट प्रेजेंट। अगर प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब बेस फॉर्म में आएगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेन वर्ब है तो मेन वर्ब भी बेस फॉर्म में आएगी। ये वाली कंडीशन तब होएगी जब हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है। दोनों जगह, दोनों पॉइंट्स में मेन वर्ब एस और ईएस में सिंगुलर सब्जेक्ट पे तब होएगी जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है। उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट में मेन वर्ब
बेस फॉर्म में तब आएगी जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। जैसे दे लाइक आइसक्रीम, दे लाइक आइसक्रीम, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर को नेगेटिव में डालेंगे तो क्या होगा, दे डू नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है ना, फुल स्टॉप। डू आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट आपकी नॉट का फॉर्म हो गया, लाइक आपका मेन वर्ब हो गया, आइसक्रीम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दे आपका सब्जेक्ट हो गया। नाउ नोटिस, दे जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपकी बेस फॉर्म में है, नॉट आपका नॉट की जगह आ गया, मेन वर्ब आपकी बेस फॉर्म में है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्यों लगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब लगना जरूरी है, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको एग्जांपल नहीं बता सकती, समझ में आ गया। ये जो फ्लो चार्ट है समझ में आ गया। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दो कंडीशन होती है सब्जेक्ट की, सिंगुलर अगर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब एस और ईएस लगेगा, मेन वर्ब अगर है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है और अगर मेन वर्ब है तो एस और ईएस आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब बेस फॉर्म में आएगी, मेन वर्ब में कोई एस और ईएस नहीं लगेगा अगर हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब खुद एस और ईएस का फॉर्म यहाँ पर ले रहा है। सेम कंडीशन आपकी प्लूरल के साथ में लागू होती है, ठीक है, एस और ईएस एब्सेंट हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ही इज गोइंग टू द पार्टी, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। फिर क्या है, दे प्ले सॉकर एवरी वीकेंड, दे डू नॉट प्ले सॉकर एवरी वीकेंड। नोटिस करना, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है बेस फॉर्म में, एस और ईएस नहीं लगाया मैंने, और प्ले भी आपका मेन वर्ब है बेस फॉर्म में, एस और ईएस नहीं लगाया मैंने, ठीक है। एक और चीज, इसी सेंटेंस को जब अपन पास्ट में लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में है, मैं बता देती हूँ, यही बता देती हूँ, बाद में अगर भूल जाएंगे बाई चांस, या हो सकता है शायद मैंने टेंसेस की क्लास में इस चीज को नहीं मेंशन किया, अगर किया है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं किया है तो यहाँ सीख लो, किया है तो रिविजन कर लो। इसी सेंटेंस को देखते हैं, दे डू नॉट प्ले एवरी वीकेंड, वीकेंड फुल स्टॉप, ठीक है। दे आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, ठीक है ना। डू आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई बेस फॉर्म में, नॉट आपका, नॉट का सेंटेंस है, नॉट हटा देते हैं सेंटेंस से। बाय द वे ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है, दे डू प्ले एवरी वीकेंड, डू यहां पर लगने का मतलब है आपने वीकेंड वाले पॉइंट को स्ट्रेस किया है कि हाँ वे हर हफ्ते हर वीकेंड खेलते हैं, ठीक है। तो जब आप डू लिखते हैं इस सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस सेंटेंस की जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अगर डू नहीं है तो भी सही है, अगर डू है तो भी सही है, ठीक है। डू होने से सेंटेंस की ऑब्जेक्ट का जो है उसकी इंपॉर्टेंस चेंज हो जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ओके, चलो यहां पर नॉट मान के चल रहे हैं, नॉट का नॉट ही रहेगा, नॉट चेंज नहीं होएगा, और ये आपकी मेन वर्ब है बेस फॉर्म में, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। अब उसको तो अपन छोड़ देते हैं। इस सेंटेंस को, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है ना, मैं टेंसेस के ऊपर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इस ये तो समझ में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, इसको अपन सिंपल पास्ट में करेंगे, ठीक है ना, तो एक मैजिक होएगा, देखना मैजिक करके दिखाऊं। इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में करेंगे तो दे डिड नॉट प्ले एवरी वीकेंड, दे डू जो है हेल्पिंग वर्ब जो है उसने पास्ट फॉर्म ले लिया है अपना, लेकिन मेन वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में ही है। समथिंग हैपेंड। चलो, इसका एक कानून है, आपको लॉ याद रखना है, क्या है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में करना है अपन को, ये पास्ट के साथ लागू होती है बात बाय द वे, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर में तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल होती है,
विल अगर है तो वैसे ही जो आपकी सिंपल फ्यूचर टेंस में जो आपकी मेन वर्ब है वो वैसे भी बेस फॉर्म में ही आने वाली है, ये तो अपन को याद है। लेकिन ये मैजिक पास्ट टेंस में हो जाता है, सिंपल पास्ट में हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका सब्जेक्ट ऐसा का ऐसा आ जाएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, आपकी मेन वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में रहेगी, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है टाइम वर्ड्स का, टाइम वर्ड्स आपके चेंज हो जाएंगे, पास्ट में चले जाएंगे। ये मैंने क्यों किया ऐसा, किसी एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट का फॉर्म लेती है तो मेन वर्ब पास्ट का फॉर्म नहीं लेती है। अब आप यहां पर बीच में नॉट लगाएं तो नॉट लगा दें, नॉट ना लगाएं तो नॉट ना लगाएं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पास्ट में जाने के बाद में मेन वर्ब पास्ट में नहीं जाएगी। मेन वर्ब आपकी मेन वर्ब बेस में ही रहेगी, बेस फॉर्म ही रखेगी, ठीक है ना। कोई टेंस कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा अगर आपके बेस मेन वर्ब को आपको कॉन्टिन्यूस में नहीं करना। तो अगर कॉन्टिन्यूस में करना है तो आपको आईएनजी लगाना है बेस फॉर्म के आगे। गुड। एक ही सेंटेंस में, जैसे एक होता ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक ही तलवार रहती है, तो यहां पर तलवार जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब आपकी पास्ट फॉर्म में नहीं जाएगी, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना, मेरे पास तो कोई कॉपी आ जाती है ना तो मैं तो उसको जीरो कर देती हूँ ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप इसको दोनों को फॉर्म चेंज कर रहे हैं तो, दोनों फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। गुड। भगवान ना करे मेरे जैसा आपको कोई एग्जामिनर मिले मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट चेकिंग करती हूँ। इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट इसको बनाया जा रहा है। आप लोगों ने स्कूल में ध्यान नहीं दिया इसीलिए इंग्लिश परेशान कर रही है, वरना इंग्लिश परेशान नहीं करती है, ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, द कैट इज नॉट स्लीपिंग ऑन द मैट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई वॉन्ट अ न्यू बुक, आई डू नॉट वॉन्ट अ न्यू बुक। आई के साथ में डू आ गया, आई सिंगुलर है, मैं सिंगल हूं, मैं तो सिंगल इंसान ही हूं ना, तीन चार थोड़ी है मैं, ठीक है ना। आई के साथ में डू आएगा, नॉट आ जाएगा, वॉन्ट अ न्यू बुक। शी के साथ में और ही के साथ में डज आता है। मैंने आपको क्या बोला, इंग्लिश में आई की महत्वता उतनी ही है जितनी की प्लूरल की होती है। मुझे अपने आप को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट देना है, ठीक है। तो आई यहां पर डू सपोर्ट करेगा, डज को सपोर्ट नहीं करेगा। फिर है वी विल विजिट द पार्क टुमारो, वी विल विजिट द पार्क टुमारो। इसको क्या करना है अपन को, नेगेटिव करना है, वी विल नॉट विजिट द पार्क टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखें, द सन इज शाइनिंग टुडे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं द सन इज नॉट शाइनिंग टुडे, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही डिड नॉट फिनिश, मेरे बोलते ही यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, द सन इज नॉट शाइनिंग टुडे लिखते हैं, द सन इज नॉट शाइनिंग, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क। मैंने क्या किया, मैंने उस मैजिक को यूज किया अभी। फिनिश्ड यहां पर जो है पास्ट का फॉर्म ले रहा है, ये देखो ध्यान से, पास्ट में है फिनिश प्लस ईडी, सिंपल पास्ट टेंस है, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है। इसको मेरे को नेगेटिव सेंटेंस में डालना है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब को मैंने बेस फॉर्म में रखा है, और क्या कर रही हूं मैं ओके, मेन वर्ब को मैंने बेस फॉर्म में रखा है, और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट में चली गई। अभी मैंने यही बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। आपकी मेन वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में रह गई, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है तो उसको पास्ट करना है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिकल क्वेश्चन, मैम अगर हेल्पिंग वर्ब को डू रख दूं और मेन वर्ब को पास्ट में कर दूं तो जीरो, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को ही प्रेफरेंस दी जाती है, वो ही सही है। ऐसा नहीं है कि मैं हेल्पिंग वर्ब को ही डू नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क कर दूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ही फॉर्म चेंज करेगी, अपना मेन वर्ब फॉर्म चेंज नहीं करेगी पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। जो थोड़ी देर पहले समझाया था वो आ गया, ही डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क। फिर नेक्स्ट क्या है, दे आर हैप्पी अबाउट द गेम, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट द गेम,
not happy about the game, full stop. और लास्ट सेंटेंस क्या है? शी कैन स्विम वेरी वेल, शी कैनॉट स्विम वेरी वेल, शी कैन नॉट स्विम वेरी वेल। ये क्या है? कैन नॉट। कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखे जाते, कैनॉट यही एक एक्सेप्शन है, वरना नॉट अपने आप में एक सेपरेट वर्ड होता है, लेकिन कैनॉट एक वर्ड होता है। इन सबको छोटा लिखने का क्या तरीका है? डज नॉट को क्या लिख सकते हैं अपन? डजंट, DOESN अपोस्ट्रोफी और T। ही इज नॉट गोइंग टू द पार्टी को क्या लिख सकते हैं? isn't, ISN अपोस्ट्रोफी T। यहां पर क्या है? दे डोंट, सॉरी डोंट है ना, डू N अपोस्ट्रोफी T इज का isn't, डोंट। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, यही वाले शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको अलाउड है, इसके अलावा कोई शॉर्ट फॉर्म्स आपको एग्जाम में अलाउड नहीं है। विल नॉट को क्या लिख सकते हैं? वोंट, WON अपोस्ट्रोफी T विल नॉट को लिखते हैं। एक्सेप्टेबल है, वैसे तो इनफॉर्मल वर्ड है, लेकिन आपके एग्जाम्स में हो या फिर अदरवाइज भी आप कोई फॉर्मल काम कर रहे हैं तो विल नॉट को वोंट एक्सेप्टेबल फॉर्म है। इज नॉट का इजंट हो जाएगा, आपका ही डिड नॉट का डिडंट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? डिडंट। लेकिन अगर आप दूसरा वाला जो डी है उसको साइलेंट कर देंगे तो सही है, डिंट, वो भी सही है, डी साइलेंट हो सकता है। अगर आप डिडंट बोलना चाहें तो भी सही है, डिंट बोलना चाहें तो भी सही है, गलत नहीं है। लिखने का तरीका डिड नॉट को ऐसा है, दे आर नॉट, दे आर्ट। जैसे मैंने दे आर नॉट को मैंने दे आर और नॉट कर दिया, इसको मैं खोल सकती हूँ, दे आर्ट, AREN अपोस्ट्रोफी T। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन था? इसका प्रोनाउंसिएशन आरंट नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आंट, आर साइलेंट होता है, ठीक है। और शी कैनॉट, कैनॉट का प्रोनाउंसिएशन होता है कांट, इसको बोलते हैं कांट। ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका कांट है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इसका कैंट है। टी दोनों में प्रोनाउंस किया जाएगा, कैंट और कांट दोनों सही हैं, ठीक है, समझ में आ गया। प्रेफरेंस दी जाती है अगर आप इसको कांट बोलें इंटरव्यूज में स्पेशली, क्योंकि हम अभी भी ब्रिटिश फॉर्मेट ही फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन फॉर्मेट बोलना चाहते हैं तो कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। सही है, दोनों सही हैं। आंसर्स चेक करें। शी डजंट लाइक आइसक्रीम, शी डजंट लाइक आइसक्रीम, ठीक है ना। ही इजंट गोइंग टू द पार्टी, मैंने वहां पे शॉर्ट फॉर्म्स इसीलिए लिख के बताए हैं ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें, आपके शॉर्ट फॉर्म्स आपके सही हों, है ना। ही इज नॉट गोइंग टू द पार्टी, दे डोंट लाइक प्लेइंग, दे डोंट प्ले सॉकर एवरी वीकेंड, द कैट इजंट स्लीपिंग ऑन द मैट, आई डोंट वांट न्यू बुक, वी वोंट विजिट द पार्क टुमारो। विल नॉट का शॉर्ट क्या बताया था मैंने? वोंट। ये क्या है? वोंट, वी वोंट विजिट द पार्क टुमारो, ठीक है। द सन इजंट शाइनिंग टुडे, ही डिडंट फिनिश हिज होमवर्क, या ही डिडंट फिनिश हिज होमवर्क। दे आरंट हैप्पी अबाउट द गेम, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट द गेम, दोनों सही हैं। शी कांट स्विम वेरी वेल, शी कैन नॉट स्विम वेरी वेल, दोनों सही हैं। गुड, हैप्पी। नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का गेम भी समझ में आ गया। चलो, एक्टिव से पैसिव वॉइस करना है। अपन मैंने क्या समझाया था आपको एक्टिव पैसिव की क्लास में? पैसिव वॉइस में जो रिसीवर होता है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और जो डूअर होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और बीच में क्या आता है? वर्ड बाय, द्वारा। हिंदी में क्या कहते हैं? द्वारा, ठीक है। इसको चेंज करें, द शेफ कुक्स द मील, द meal is cooked by the chef. Happy? Good. The meal is cooked, आपका यहाँ पे पास्ट फॉर्म में चला जाएगा। ये तो समझ में, ये तो याद है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने क्लास ली है, याद है ना मैं कैसे टेंस चेंज कर रही हूँ, बाय कैसे आ जाएगा, डूअर की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, डूअर पीछे चला जाता है सेंटेंस के एंड में, और रिसीवर जो होता है उसके ऊपर फोकस आ जाता है, अपन उसको सब्जेक्ट की जगह डाल देते हैं पकड़ के, ठीक है, कान पकड़ के सब्जेक्ट की जगह आ जा, ठीक है। और द शेफ आपका डूअर है, यानी कि पिछले वाले सेंटेंस में आपका यहाँ पर सब्जेक्ट था। नेक्स्ट, शी पेंटेड द हाउस, क्या होगा? द हाउस वॉज पेंटेड बाय हर। गुड, है ना। बाय आ गया, उसके द्वारा शी की जगह हर आ जाएगा, आपका प्रोनाउन का फॉर्म चेंज हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मेरी क्लास है, उसमें नाउन्स प्रोनाउंस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। प्रोनाउन का टाइप चेंज हो गया, प्रोनाउन रहेगा। और अगर नेम दिया हुआ होता, मान लो कि शी की जगह गरिमा दिया होता, तो गरिमा पेंटेड द हाउस वॉज पेंटेड बाय गरिमा, ठीक है। ओके, द हाउस वॉज पेंटेड, ठीक है, हो गया। 5 सॉल्व करते हैं, 5 आप नोटबुक में करो या फिर कमेंट्स में करो, आई चेक, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन,
तो क्या लिखेंगे, द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द, किसी को अभी भी ऐसा है कोई जिसको मेरी हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो प्लीज मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा इसको कर्वेचर इसका कम कर दूंगी। मैं बचपन से ऐसे लिखते आ रही हूँ तो मेरी हैबिट है थोड़ी ऐसी, ठीक है। मुझे बताना जरूर अगर हैंडराइटिंग में इशू रहता है तो, ठीक है, नहीं समझ में आती है, आई विल ट्राई टू चेंज इट। ही किक्ड द बॉल वाज किक्ड बाय हिम, द बॉल वाज किक्ड बाय हिम, ठीक है, सही चल रहा है। फिर क्या है, दे क्लीन्ड द हाउस एवरी डे, द हाउस वॉज क्लीन्ड बाय देम एवरी डे। नोटिस करना, एवरी डे जो है आपका टाइम वर्ड है, सब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन टाइम वर्ड है, रिसीवर नहीं है, एवरी डे के ऊपर काम नहीं हो रहा है, हाउस के ऊपर काम हो रहा है, इसलिए हाउस सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, दे क्लीन बीच में क्लीन बीच में आ जाएगा, और बाय देम प्रोनाउंस की क्लास। अगेन बी वेरी वेरी, ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं मतलब हवा से उठा के आपको टॉपिक लेकर आई हूँ, मैंने देखा है कॉपीज में मिस्टेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इनके बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। वर्कशीट भी है इसी वीडियो में, आप नीचे जाओगे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पर आपको वर्कशीट मिल जाएगी, इस वर्कशीट को आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने 30 सेंटेंसेस दिए हैं हर टॉपिक के नीचे, आपको सबको प्रैक्टिस करनी है, आंसर की भी साथ में है, क्रॉस चेक करना है, ये आपको रट जाना चाहिए, लड़ न जाना, मतलब को लर्न हो जाना चाहिए कि कुछ भी पूछ ले ये आपको आएंगे ही आएंगे, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका टाइम वर्ड की जगह ही रहेगा, टाइम वर्ड चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम वर्ड आपका सब ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, रिसीवर नहीं है, ठीक है। द डॉग एट द बोन, क्या लिखा मैंने, ओके, द बोन वॉज ईटन बाय द डॉग, ओके, ईटन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है ईट का, और एट क्या है, पास्ट फॉर्म है ईट का, वर्ब की क्लास है इसके बाद में, वर्ब की क्लास देखना, ईट का पास्ट फॉर्म एट होता है, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट के लिए लिखते हैं अपन, है ना, वो आपका ईटन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, ईटिंग हो जाएगा, आईएनजी, ठीक है, समझ में आ गया। वर्ब की क्लास में देखना, वर्ब की क्लास इंपॉर्टेंट, इसके शायद नेक्स्ट ही आपकी वर्ब की क्लास होगी, मैंने ऑलरेडी दे दी है क्लास, इसके बाद में वर्ब की क्लास ही पोस्ट होगी आपकी, ठीक है, जरूर देखना, वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब की 3 क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। The dog, we watch the movie, the movie is या was watched by us ये आपका पास्ट फॉर्म के लिए है, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म के लिए है, और ईडी लगने के बाद में श्योर हो गया कि ये आपका परफेक्ट फॉर्म है, टेंस, ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या किया, मुझे उम्मीद तो यही है कि समझ में आ गया, क्योंकि मैं टेंस की क्लास ले चुकी, आपने एक्सरसाइज भी करी होगी। The kids drew the picture was drawn by the kids, same चीज, the picture was drawn by the kids, ठीक है ना। drawn आपका draw का past participle है, और drew क्या है, draw का past form है, verb आपकी फॉर्म चेंज कर रही है। नेक्स्ट, द गार्डनर waters the plants, the plants are watered by the gardener, or I wrote a letter was written by me, wrote आपका write लिखना, लिखने का write का past form है, और written क्या है, past participle है। हाँ मैम वर्ब की क्लास तो हुई, वर्ब की क्लास ऐसे साथ में चलेगी, ठीक है, पे अटेंशन, मैं ज्यादा लंबी क्लासेस लेती नहीं हूँ ताकि बहुत ज्यादा लोड ना पड़ जाए, यही तरीका है पढ़ने का, इंग्लिश ऐसे ही चलती है, सारे टॉपिक्स एक साथ चलते हैं, ठीक है ना, फोकस टॉपिक्स का चेंज होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको टेंस नहीं आता तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लेंगे, आपको टेंस भी आना चाहिए, और टेंस समझने के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आना चाहिए। आई एम सॉरी बाकी मैं बता दूं, इंग्लिश सबसे आसान लैंग्वेज है, हिंदी तो ठीक है अपनी मदर टंग है, या जो भी आपकी मदर टंग है, क्योंकि आप घर पे बोलते हैं, आपके पहले शब्द वही होते हैं, आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से यही वर्ड सीखते हैं, अपने आंट्स एंड अंकल्स से, रिलेटिव से जो भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी आसान है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में
वेट रखती है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसमें इंग्लिश, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सबसे आसान है। मैंने फ्रेंच जब सीखी थी तो मुझे लगता था कि इंग्लिश तो बहुत आसान है, इंग्लिश तो आती ही आती है। उसके बाद में जब मैंने स्पेनिश सीखी तो स्पेनिश में आपको बता दूं, मेरे को लगता था फ्रेंच ही ठीक थी, अपने तो फ्रेंच ही बहुत आसान है, इंग्लिश हिंदी तो चलता रहता है, लेकिन फ्रेंच बहुत आसान है। और जब मैं रशियन सीख रही थी तो मैंने अपना आधा दिमाग लूज कर दिया था। रशियन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज है मैंड्रिन। कौन सी लैंग्वेज है? मैंड्रिन। कहाँ बोलते हैं इसको? चाइना में बोलते हैं। मैंड्रिन से आसान जापानीज और कोरियन है। मैंड्रिन इतनी डिफिकल्ट है, इसमें कितने तो लेटर्स होते हैं। रशियन में इतने लेटर्स नहीं होते हैं, आई थिंक 60 समथिंग लेटर्स होते हैं। रशियन मैं भी सीख रही हूँ रशियन तो, और मैं बता सकती हूँ कि मतलब इंग्लिश आपका बच्चों का खेल है इन लैंग्वेजेस के सामने, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इंग्लिश बहुत मोटिवेटिंग चीज है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश में ज्यादा दम नहीं है, फुद्दू सी लैंग्वेज है, ठीक है। द मील इज कुक्ड बाय द शेफ, ठीक है। मैंने क्या लिखा? The meal is cooked by the chef, ठीक है। The house was painted by her, the lesson was explained by the teacher, the ball was kicked by him, the house was cleaned by them every day, है ना। देखो आपकी everyday जो वर्ड है, आपका जो टाइम वर्ड है, उसकी प्लेस चेंज नहीं हुई है, टाइम वर्ड वही है। आपका रिसीवर जो था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया, डूअर जो है वो देम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। रिमेंबर, इस सेंटेंस को ऐसे लिखने का मतलब ये नहीं है कि हाउस आपका डूअर हो गया, अभी भी हाउस रिसीवर ही है, इसने अपनी जगह सब्जेक्ट की ले ली है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपको जो हाउस है ना, जो आपका रिसीवर है, जो सब्जेक्ट की जगह आ गया है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में रिसीवर के ऊपर यानी कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर फोकस बढ़ जाता है, और एक्टिव वॉइस में आपके डूअर यानी कि उस वक्त जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। द बोन वॉज ईटन बाय द डॉग, द मूवी इज वॉच्ड बाय अस, इज वॉच्ड है ना, इज वॉच्ड। देखो मैंने क्या लिखा? द मूवी इज और वॉज वॉच्ड बाय अस, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। वॉज आपका पास्ट का फॉर्म लेता है, पैसिव वॉइस में नहीं लेगा, मैं आपको सेंटेंस लिखने का तरीका बता रही थी। और द मूवी इज वॉच्ड बाय अस अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? द पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय द किड्स, है ना, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म। द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय द गार्डनर, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, राइट का थर्ड फॉर्म। गुड, हैप्पी। नेक्स्ट करते हैं, स्पीच देखते हैं। मैंने आपको स्पीच खोलने का तरीका बताया था। ही सेड, आपका कॉमा और आपके जो कोट्स हैं, है ना, इन दोनों चीजों को खोलने के लिए आप वर्ड यूज करेंगे दैट। की हिंदी में क्या बोलते हैं? उसने कहा कि, इंग्लिश में दैट। हर दैट का मतलब ये नहीं होता है कि ठीक है ना। दैट का मतलब वो भी हो सकता है। हिंदी में क्या है? वो, जैसे दैट बुक, वो किताब, है ना। दैट कार, वो गाड़ी। दैट का मतलब हिंदी में यहां पर की है जब आप स्पीच की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं। अदरवाइज दैट का मतलब चेंज होता रहता है, इसलिए मैं कह रही हूँ इंग्लिश आसान है। एक शब्द के कितने सारे मतलब है जबरदस्ती वाले। चलो ठीक है। आई लाइक पिज्जा। दूसरी चीज, जो आपका जो कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसका टेंस चेंज हो जाएगा, एक टाइम पीछे चला जाएगा। अगर आप फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे तो वो प्रेजेंट में चला जाएगा, और अगर प्रेजेंट लिखा हुआ है तो वो पास्ट में चला जाएगा। यही दो आपको रूल्स याद करने हैं, ठीक है। ही सेड आई लाइक पिज्जा, ही सेड दैट ही लाइक्ड पिज्जा। क्या लिखेंगे? ही सेड आई लाइक पिज्जा। अब जो मैंने अभी लास्ट पेज पे आपको, लास्ट स्लाइड पे जो आपको रूल बताए थे वो लगाते हैं अपन यहाँ पे। ही सेड दैट, मैंने कॉमा और कोट्स खोल लिए एक वर्ड लगा के। आई की जगह, आई कौन है यहाँ पे? ही है। जब यहां लाऊंगी मैं और मैंने कोट्स खोल दिया तो आई क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक है। ही लाइक्ड, सिंपल प्रेजेंट आपका पास्ट में चला जाएगा। ये लिखा है मैंने, प्रेजेंट सेंटेंस अगर है तो पास्ट में चला जाएगा। ही लाइक्ड पिज्जा, फुल स्टॉप। ही सेड दैट ही लाइक्ड पिज्जा, तो आई लाइक पिज्जा का ही लाइक्ड पिज्जा। समझ में आ गया? चलो, एक ही सेंटेंस है जिसको मैं इतना डीप से समझा रही हूँ, बाकी सेंटेंसेस को अपन सॉल्व करते हैं। एंड डू टेल मी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। शी सेड आई एम हैप्पी, शी सेड दैट शी was happy. I am happy, simple present tense, मैं खुश हूं। She was happy, simple past tense, वह खुश थी, ठीक है। गुड। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? They said we will go to the park. They said that they would go to the पार्क। विल की जगह वुड आ गया,
है ना। इसको छोटा लिखने का क्या तरीका है, दे अपॉस्ट्रोफी डी, डेड, दे सेड दैट देड गो टू द पार्क, ये डी सिर्फ और सिर्फ डी के फॉर्म में ही बोला जाएगा, दे वुड के फॉर्म में अलग से नहीं बोला जाएगा। अगर वर्ड्स अलग अलग लिखे हुए हैं तो ही आप उनको अलग से प्रोनाउंस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, टॉम सेड आई कैन स्विम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टॉम सेड दैट ही कुड, COULD, कुड स्विम, इसका क्या हो जाएगा, नहीं इसका शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। टॉम सेड दैट ही कुड स्विम, समझ में आ गया, फुल स्टॉप। पंक्चुएशंस नहीं भूलने हैं, अगर मैं कहीं पंक्चुएशन भूल रही हूं ना तो आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है। She said I saw a movie yesterday, she said that she had seen a movie, she said that she had seen या फिर saw a movie, MOVIE, कौन सा था वर्ड, टाइम वर्ड क्या है, yesterday, ओके ऑलरेडी पास्ट में है ना, द प्रीवियस डे, ठीक है। फिर क्या है, लास्ट वाला करते हैं, जॉन सेड आई विल कॉल यू लेटर, जॉन सेड दैट ही वुड, ही वुड, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, हीड, ठीक है ना। जॉन सेड दैट हीड कॉल, टाइम वर्ड क्या है, लेटर, गुड, हैप्पी। चलो देखें इसको, he said that he liked pizza, she said that she was happy, they said that they would go to the park, they said that they would go to the park, they would का short, they'd go to the park, ठीक है। और क्या लिखा, John said that he would call me later, John said that he would call later, एक सेकेंड, मी भी था क्या बीच में, अच्छा यू का मी हो जाएगा क्योंकि जॉन मुझे बता रहा है तो मुझे बता रहा है इसलिए मी आ जाएगा यहाँ पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक, जॉन सेड दैट ही वुड कॉल मी लेटर, यू का मी हो जाएगा। समझ में आ गया, आई थिंक ये हो गया, इतना ही तो किए थे अपन ने, ही सेड दैट ही वांटेड अ न्यू गेम, और क्या सॉल्व किया, शी हैड सीन अ मूवी यस्टरडे वाला करा था, शी सेड दैट शी हैड सीन अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, समझ में आ गया। अपन क्या कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना है, कॉमा और अपॉस्ट्रोफी को खोलने के लिए वर्ड यूज करते हैं दैट, और आपका जो भी कोट्स के अंदर जो सेंटेंस है, बाहर वाला तो ही सेड, शी सेड या फिर टोल्ड या फिर इन्फॉर्म्ड, वो सभी होएगा, कोट्स के अंदर जो सेंटेंस है उसका फॉर्म एक नंबर पीछे चला जाएगा, फ्यूचर का पास्ट हो जाएगा, पास्ट का फ्यूचर का प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस तभी आएगा जब कॉन्टिन्यूअस खुद यहां पर मेंशन हो, कॉन्टिन्यूअस आपका सेंटेंस का फॉर्म चेंज नहीं करता है, कॉन्टिन्यूअस सिर्फ वर्ब को पहचानने का तरीका होता है कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखें, आई थिंक अब लास्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस टू स्टेटमेंट्स। अपन को क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, यही लिखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चंस के फॉर्म को। तो स्टेटमेंट्स में क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज शी प्लेइंग सॉकर का हो जाएगा, शी इज प्लेइंग सॉकर, ठीक है। तो यहाँ पर SOCCER फुल स्टॉप, तो यहाँ पर क्या, सॉकर क्या होता है, सॉकर क्या होता है, सॉकर कहते हैं फुटबॉल को, और सॉकर कौन कहता है, जो जरूरत से ज्यादा अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, अमेरिका, ठीक है, सिर्फ अमेरिका ही है दुनिया में जहां पर फुटबॉल को सॉकर बोला जाता है। और रग्बी जो होता है, कौन सा गेम बोल रही हूँ मैं, RUGBY, रग्बी को वो बोलते हैं फुटबॉल। थोड़े से रूल्स का फर्क है लेकिन अदरवाइज गेम दिखने में लगभग एक जैसा सही है, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, जनरली ये गेम इंडिया में फेमस नहीं है, रग्बी वगैरह जो है। एनीवे ये होता है अमेरिका के लिए रग्बी को फुटबॉल बोलना, है ना, और दुनिया के लिए वर्ल्ड माइनस अमेरिका दुनिया के लिए फुटबॉल हो जाता है फुटबॉल, लेकिन अमेरिका के लिए फुटबॉल हो जाता है सॉकर। हैप्पी, फुटबॉल वर्ल्ड कप बोलते हैं, सॉकर वर्ल्ड कप थोड़ी बोलते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप बोलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, और अमेरिकन के लिए क्या खेलता है, वो सॉकर खेलता है। दैट इज सच अ वियर्ड थिंग, अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया समझता है। खैर अमेरिका कोई एंटिटी तो है नहीं, इंसान तो है नहीं, वहां के लोग जो है उन्हीं की बात हो रही है, अपने धुन में ही रहते हैं, वो अपनी दुनिया में ही रहते हैं। खैर ठीक है, डज ही लाइक टू रीड बुक्स,
क्वेश्चन क्या है, डज ही लाइक टू रीड बुक्स, क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। यही हो रहा है, यही हो रहा है, कुछ चेंज थोड़ी कर दिया मैंने, कहानी थोड़ी नहीं बना थी, है ना। इसको अपन क्या करेंगे, एफर्मेशन में डालेंगे, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही डज लाइक टू रीड बुक्स। इसको तो हटा दो, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ही डज लाइक टू रीड बुक्स, सॉरी। ये जो डज है ना, इसको आप उड़ाना चाहो तो उड़ा सकते हो। अगर आपने डज को, अभी मैंने थोड़ी देर क्या पहले क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब ईएस का फॉर्म लेगी तो मेन वर्ब रॉ फॉर्म में आएगी, बेस फॉर्म में आएगी, आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर इसको आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, ही लाइक्स टू रीड बुक्स, ये आपकी कहानी बाद में आ गई। लाइक में आपने एस जोड़ दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में है ऊपर वाले सेंटेंस में, तो आपने यहां पर लाइक को बेस फॉर्म में रखा, लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो एस और ईएस किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मेन वर्ब के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर नहीं होता, दे होता, तो लाइक होता, और अगर ये दे होता तो यहां पर भी डज ना होके डू होता। दे डू लाइक टू रीड बुक्स, दे लाइक टू रीड बुक्स, ही डज लाइक टू रीड बुक्स, ही लाइक्स टू रीड बुक्स। दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अगर आप डज को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, ग्रामेटिकली गलत नहीं है। डज लगाने का या डू लगाने का मतलब होता है कि आप फोर्स कर रहे हैं रीडर को उस बात के ऊपर ध्यान देने के लिए जो ऑब्जेक्ट में लिखी हुई है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, आर दे गोइंग टू द पार्क, दे आर going to the park. Can you swim in the pool? You can swim in the pool. Did the dog eat the food? The dog ate the food. या फिर the dog did eat the food. Again फुल स्टॉप आएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क मत लगा देना। अगेन, अगर मैंने डिड हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में ले लिया है तो मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, यानी कि बेस फॉर्म में रहेगी, और अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब को उड़ा दिया है तो पास्ट फॉर्म मेन वर्ब अपना ले लेगी। तो ईट का पास्ट क्या होता है, एट, और ईट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ईटन, है ना, EATEN। यहां पर सिंपल पास्ट अपन को करना है तो पास्ट फॉर्म लेंगे। द डॉग एट द फूड, कुत्ते ने खाना खा लिया है। द डॉग डिड ईट द फूड, कुत्ते ने खाना खा लिया है। दोनों सेंटेंसेस सही हैं। रूल का ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में है तो मेन वर्ब अपने बेस फॉर्म में आएगी, मेन वर्ब पास्ट नहीं होगी, 0 मिलेगा। दोनों पास्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पास्ट में जाएगी। अगर आप हेल्पिंग वर्ब उड़ा देते हैं तो आपकी मेन वर्ब पास्ट में आ जाएगी। हैप्पी? चलो, इज द सन शाइनिंग टुडे? द सन इज शाइनिंग टुडे। डज शी हैव अ कैट? शी डज हैव अ कैट, या फिर शी हैज अ कैट। फुल स्टॉप, दोनों सही हैं, सेम चीज फॉलो हो रही है। ठीक है, ओके। इसमें दिक्कत आए मेरे को बता, इन चीज इसमें दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना। एक अपन डिटेल क्लास लेंगे जिसमें मैं इस रूल को एक्सप्लेन भी कर दूंगी, और 20 सेंटेंसेस लेकर आएंगे अपन, 20 सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वर यू एट द स्कूल यस्टरडे? यू वर at the school yesterday. Can they finish the project? They can finish the project. समझ में आ गया? She is playing soccer. He likes to read books. They are going to the park. You can swim in the pool. The dog ate the food. We will watch a movie tonight. The sun is shining today. She has a cat. ठीक है, यही चल रहा है अपना। चलो नेक्स्ट। ओके, आज अपन ने क्या किया, क्वेश्चन से स्टेटमेंट्स किए, उसके अलावा अपन ने एक्टिव से पैसिव किया। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपको जैसे, क्योंकि मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस क्लास जो ली उसमें भी मैंने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना दिखाया। अभी यहाँ पर भी जो अपन ने प्रैक्टिस करी है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें भी मैंने एक्टिव से पैसिव में किया है। इफ यू नीड कि पैसिव से एक्टिव में भी कराना है तो अपन एक क्लास ले लेंगे, 10-15 मिनट्स की क्लास लेंगे, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स देखेंगे और सेंटेंस को ब्रेक करना सीख लेंगे। ठीक है, फिर अपन ने किया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। सेम चीज मैं यहाँ पे भी बोलूंगी। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट से मुझे इनडायरेक्ट तो आ गया, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे जाना है, तो वो भी मैं
उसी क्लास में अरेंज कर लेंगे अपन, तो 20 मिनट्स की क्लास ले लेंगे, 10 मिनट्स दोनों टॉपिक्स को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और क्या किया था अपन ने, नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे, पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस से अपन ने नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स कंप्लीट हो गया। उससे पहले अपन क्या कर चुके थे, रिप्लेसिंग फ्रेजेस विद वर्ड्स, और क्या किया था, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किए थे। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे नहीं आता, इनसे रिलेटेड जो अगर है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ट्रांसलेशन की क्लास में आपकी ऑलरेडी ले चुकी हूं, है ना। ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में इससे ज्यादा राम कहानी नहीं आती है, यही कहानी आती है। वर्ब की क्लासेस में मैं सेंटेंसेस के ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक फिर से एक बार हल्का सा टच करूंगी, क्योंकि वर्ब्स का फॉर्म चेंज होता है ना। वर्ब्स का फॉर्म चेंज करना देखेंगे, वर्ब्स का टाइप्स देखेंगे, एडवर्ब्स देखेंगे, मोडेल्स देखेंगे, और जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। हैप्पी, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।